So hello and welcome to yet another analysis video where we are looking at the latest questions asked from August 2024 exam in a segregated manner. Today it's time for literary terms and devices where we will be looking at all the three shift and उनसे कैसे questions पूछे गए हैं, क्या current topics हमारे exam में पूछे जा रहे हैं, क्या ये known topics हैं, क्या ये बिल्कुल unknown topics हैं. Both of the things के answers आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे. लिटररी टर्म्स एंड डिवाइसेस एक ऐसा सेक्शन है आपके सिलेबस का जिसको लेके आप कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकते हो. नो मैटर आप कितना भी पढ़कर चले जाओ, यू कैन नेवर बी श्योर कि आपने जो टर्म्स एंड डिवाइसेस पढ़े हैं वही आपके एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं. इट इज वेरी सिमिलर टू हैविंग अ गुड वोकैब ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी है, वो आपकी डिफरेंट यूज ऑफ वोकैब एंड द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग उस पर डिपेंड करती है. एंड किसी भी भाषा की वोकैबुलरी अगर आपको बढ़ानी होती है तो आपको उस भाषा का एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है. यू नीड टू लिसन टू दैट टारगेट लैंग्वेज मोर. यू नीड टू बी सराउंडेड बाय द पीपल जो अलग अलग वर्डिंग्स का यूज करते हैं. एंड दैट इज हाउ यू आर बिकमिंग रिच इन वोकैबुलरी. इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ भी यही होता है कि आप एक दिन में कितने टर्म्स को कंज्यूम करते हो, उससे रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट्स लगाते हो, क्वेश्चंस लगाते हो, वो डिसाइड करेगा कि एग्जाम के दिन तक आपको कौन से रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस टोटल आपके पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग ऑल द थ्री शिफ्ट, जिसके सेग्रीगेशन से हम लोग को इतना तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हम लोग इनके सभी के क्वेश्चंस देखेंगे. अभी तक अगर आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को ही ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके लिए कंप्लीटली फ्री है. एंड यहाँ पर आपको कई सारी फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं. आई एम बोथ ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन टेलीग्राम. यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे कई सारी फ्री पोल्स एंड टेस्ट सीरीज लगाने को मिलती है. मेरी डायरेक्ट जो चिट चैटिंग होती है वो भी इन्हीं पर्टिकुलर जगहों पर ही होती है. कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर तुरंत प्रोवाइड करती हूँ. तो प्लीज आप इनका पार्ट बनिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे. स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह बहुत कम थी तो आपको ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे, बट नेवरदीलेस हम लोग को आंसर तक पहुंचना है. ठीक है. द मोमेंट ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट रिकॉग्निशन इन अ नैरेटिव. यहां पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड यहां पर उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं. आपको पता लगाना है कि कौन सा सही बैठता है. तो कैटास्ट्रोफ, कायस्मस, एनेग्नोरिसिस एंड यूफेमिज्म, दो तो हम लोग को ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जो एक प्ले के या फिर एक ट्रेजेडी के पार्ट होते हैं, ड्रामा का पार्ट होते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं. एंड दूसरे आपके दो अलग अलग टर्म्स है. तो लेट मी एक्सप्लेन थिंग्स टू यू वेरी वेरी इजीली कि अगर आप इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो इसके ही थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ में जाए और वो आपके दिमाग में फिक्स हुए. द मोमेंट ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट रिकॉग्निशन इन अ नैरेटिव को हम लोग बोलते हैं एनेग्नोरिसिस. हम सभी लोगों ने बॉलीवुड मूवीज को देखा है. अक्सर जब आपकी मूवीज के दौरान आपका जो प्रोटैगनिस्ट होता है किसी बहुत बड़ी डिस्कवरी को डिस्कवर करता है या उसको बहुत बड़ा सच पता लगता है, अक्सर हम लोग को ऐसा सीरियल्स वगैरह में देखने को मिलता है कि वो उसका इलीगल, नॉट इलीगल सन, जिसको बोलते हैं ना इलेजिटिमेट सन है, नाजायज उसका बेटा है, तो बहुत बड़ा एक डिस्कवरी हो जाती है कि ओ माय गॉड ये कौन सा सच हमारे सामने आ गया. ऐसे टाइप के आपके सीन्स को हम लोग बोलते हैं एनेग्नोरिसिस, जहां पर आपके प्रोटैगनिस्ट को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है, उसको कुछ पता लगता है, रिकॉग्नाइज करता है वो एक बहुत बड़ी चीज. लिटरेचर में अगर आपको इसका मैं एग्जांपल दूं तो ओडिपस रेक्स की सोफोक्लीज की जो कहानी है, जहां पे ओडिपस को पता लगता है कि उसने अपने ही बाप का मर्डर किया है और अपनी ही मां से शादी की है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम लोग एनेग्नोरिसिस बोलते हैं. एग्जांपल्स मैं आपको देती जाऊंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में याद रहे एंड नेक्स्ट टाइम कभी एग्जाम में आए तो आप उसको बनाने में बहुत मतलब इजिली बना पाओ. दूसरा जो हम लोग को पॉइंट दिखाई देता है, द डेसिसिव टर्न इन अ ट्रेजेडी बाय विच द प्लॉट इज रिजॉल्व्ड. एक ऐसा टर्न आपकी कहानी में जब आता है, जब आपके प्लॉट की जो पूरी टेंशन चल रही होती है वो फाइनली रिजॉल्व हो जाती है, उसको कहते हैं कैटास्ट्रोफ. कैटास्ट्रोफ यूजुअली हम लोग ट्रेजेडी में ही देखते हैं, जब आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो किसी बड़ी पहाड़ी से गिर जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसका पूरी मूवी में जो पूरी कहानी दिखाई जाती है फाइनली उसका डाउनफॉल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, डेथ हो जाती है. ऐसे टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं एंड में, बिल्कुल जहां प्लॉट रिजॉल्व हो जाता है कि फाइनली क्या हुआ कि आपका जो हीरो है वो मर गया, बाहुबली मर गया अंत
में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। काफी लोग कैटास्ट्रॉफ को और क्लाइमेक्स को कंफ्यूज करते हैं, तो आपको एक बार जाके सर्च करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर मैं इस पर एक डिफरेंट शॉर्ट बना दूंगी आपके लिए। पॉइंट नंबर सी, द इन्वर्जन ऑफ एन ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड सीक्वेंस। आपका एक पर्टिकुलर, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच टाइप ऑफ थिंग होती है, जहां पर आपका ड्रामा या प्ले से रिलेशन नहीं होता है। आप जब बोलते टाइम मिरर स्पीच का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपने जो बोला है उसको रिवर्स कर देते हो, उसको हम लोग कायस्मस बोलते हैं। तो जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही फेमस स्पीच है कि उन्होंने कुछ ऐसी लाइंस बोली है कि यू शुड नॉट सी व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर कंट्री डज फॉर यू, बट यू शुड सी व्हाट यू डू फॉर योर कंट्री। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, शायद ये पूरा करेक्ट नहीं है, लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो मैंने पहला फ्रेज बोला उसी का ही मिरर इमेज है आपका दूसरा फ्रेज। ऐसे टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को जब आप अपने वर्क्स में यूज करते हो, तो उसको हम लोग कायस्मस बोलते हैं, जहां पे रिवर्सल ऑफ फ्रेजेस को हम लोग देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। द फिगर ऑफ स्पीच बाय विच समथिंग डिस्टेस्टफुल इज डिस्क्राइब्ड इन लेस रिपंजेंट टर्म्स। ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है। इसको हम लोग बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म को यूफ्यूइज्म से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं जरूर से इस पे एक शॉर्ट्स बनाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आएगा। यूफेमिज्म किसी भी अनप्लेजेंट थिंग को थोड़ा सा सटल वे में बोलने का एक तरीका होता है। कि भैया अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरे चाचा जी चल बसे, भाई मर गए, मेरे चाचा जी मर गए, तो हम लोग अब मर गए नहीं बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो चल बसे। थोड़ा सा हम लोग सटल वे में बोलने की कोशिश करते हैं। आई डू रिमेम्बर थिंग वेयर हम लोग की ऐसी रील्स वगैरह आपने देखी होंगी कि इफ यू हैव वेंट टू द बाथरूम, तो मम्मी, आपके फ्रेंड की फोन आई तो वो मम्मी बोल देंगे कि अरे बेटा तो बाथरूम में गया है। तो उसको थोड़ा सटल वे में बोलना होता है कि ही हैज वेंट टू द रेस्ट रूम, या फिर वो फ्रेश होने गया है। तो आप जब किसी अनप्लेजेंट थिंग को थोड़ा सा और सटल वे में बोलने की कोशिश करते हो, माइल्ड बना देते हो उसको, उसको हम लोग बोलते हैं यूफेमिज्म। ओके, नेक्स्ट, यहां पर हमारे सभी आंसर्स है। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो आई गेस वो क्लियर है। इसी एक्सपोजर के बारे में मैं बात कर रही हूं कि इन टर्म्स के जितने वीडियोस देखोगे, उनके जितने क्वेश्चंस आप लोग लगाओगे, वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई डिक्शनरी की तरह 8-10 वर्ड निकाल लिए और आपने उसका रट्टा लगाया और एग्जाम के दिन वो आपको याद आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो टाइप के आपके पॉइंट्स होते हैं लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के, वो बिना एग्जांपल्स के आपके दिमाग में ठहरेंगे ही नहीं। तो कोशिश किया करो कि उसके बहुत फनी एंड रिलेटेबल एग्जांपल साथ में लर्न करो। देन दूसरा हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको मोस्ट रिपीटेड आपके जितने टर्म्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक लिटरेचर के स्टूडेंट को अगर ये 4 टर्म्स नहीं आते हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और एम्प अप करने की जरूरत है। क्योंकि मेटोनमी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर हम सब लोग अपने 8th क्लास से ही फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह में पढ़ के आए होते हैं। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ये चारों ही चीजें पता होंगी। नाउ फॉर अ चेंज, इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन न पूछ के आपको 4 लाइंस दी है ना, आपको पता लगाना है कि कौन क्या क्या है। तो आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। मेटोनमी का आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। मेटोनमी आपका एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको आप लोग किसी भी पर्टिकुलर टर्म या एंटिटी या बुक के एसोसिएशन के नाम से यूज करते हो। अगर मैं शेक्सपियर की आजकल मैकबेथ पढ़ रही हूँ, हैमलेट पढ़ रही हूँ, उनकी ओथेलो पढ़ रही हूँ, तो किसी को मैं अलग अलग नाम बताने से प्रेफर करूंगी। मैं ये बोल दूंगी कि आई एम रीडिंग शेक्सपियर। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेक्सपियर इंसान को पढ़ रही हूँ, शेक्सपियर की किताबों को मैंने शेक्सपियर के नाम के साथ एसोसिएट कर दिया। दिस एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर मेटोनमी। मैं बोल दूंगी कि आई एम रीडिंग शेक्सपियर, आई एम रीडिंग फला फला राइटर, या आई एम वॉचिंग जेम्स कैमरून। जेम्स कैमरून मेरे बहुत ही फेमस एक डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज मुझे बहुत पसंद होती हैं। तो उनकी मूवीज के अलग अलग नाम लेने से अच्छा है मैं बस बोल दूंगी कि भैया इनकी मूवीज में देख रही हूँ। ठीक है, क्लियर। दूसरा, पैराडॉक्स। ये सभी को पता होता है कि एक स्टेटमेंट में जब आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक्स को इन्वॉल्व कर देते हो एक साथ, उसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। आपको वो चीज, इट विल बी वेरी हार्ड टू बी ट्रू, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी आपकी चीजें एक साथ प्लेस की जाती हैं। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा उसमें गड़बड़ दिखाई देगा कि पहले कुछ और बोला है फिर कुछ और बोला है, इसी को ही कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग बोलते हैं, एंड ये है आपका पैराडॉक्स।
तीसरा स्टेटमेंट है पर्सोनिफिकेशन। बचपन से ही आई रिमेंबर कि मेरे स्कूल में तो 5th क्लास से ही पर्सोनिफिकेशन पढ़ाया जाता था कि जब आपके किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी को आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहां पर जो लाइन यूज की गई है, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। सन क्या है? एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। भाई उसको हम लोग एक जीव तो बोलेंगे नहीं जो इंसान जैसा हो। उसको आपने ओल्ड बोला, फूल बोला, अनरूली बोला, मतलब इंसान के ट्रेड्स आपने सन को दे दिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि ये जो लाइन है कौन सी फेमस आपकी पोएम के अंदर आती है एंड वो पोएम किसने लिखी है। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट दिस। मेटाफर। मेटाफर बहुत ही इजी आपका एक डिवाइस है। मेटाफर, सिमिली, मेटोनिमी, सिनेडोची, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस रिपीटेडली लगाते रहते हो तो आपको आइडिया लगेगा कि मुझे एटलीस्ट बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट ये तो आनी ही चाहिए। मेटाफर होता है दो ऐसी अनलाइक चीजों के बीच में कंपैरिजन बैठाना जिसका एक साथ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, द रिवर स्नेक्स इट्स वे थ्रू द माउंटेन्स। अब रिवर को स्नेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि जो रिवर है वो जब माउंटेन से नीचे उतर रही है तो वो स्नेक के तरह मालूम पड़ रही है। हेयर वी हैव अ कंपैरिजन बिटवीन रिवर एंड द स्नेक। एंड कैसे हम लोग मेटाफर और सिमिली के बीच में समझ पाते हैं डिफरेंस? आपको इस कंपैरिजन में कहीं पे भी लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं देखने को मिलेगा। जहां पे भी लाइक और एज वर्ड के साथ कंपैरिजन देखने को मिल जाए वो समझ जाना सिमिली है। तो 4 नहीं, हम लोग ने 5 टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच देख लिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। डू लेट मी नो योर फीडबैक कि ऐसे टाइप की वीडियोस आपको और देखने हैं। वैसे मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस की। मैंने बहुत पहले जब चैनल स्टार्ट किया था तो ABCD मैंने कई सारे पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी। आप लोग सर्च करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। इसी वे में मैंने बहुत ही फनी वे में आपके एक एक फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ाया है। पूरी Z तक तो नहीं है लेकिन उसको आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। Point number 3. Which of the following statements are true about Synecdoche? Synecdoche आपका कई बार रिपीट हुआ है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस ही लगा लेते हो तो बहुत हद तक आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बैठने लगते हैं। आपके लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस आर जस्ट लाइक टेकिंग अप अ डिक्शनरी एंड उसके 10 वर्ड निकाल के आप रटोगे तो वो लर्न नहीं होगा। आप इस बात को समझते होंगे। सिनेडोची एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें होल को हम लोग पार्ट से कंपेयर करते हैं एंड पार्ट को हम लोग होल से कंपेयर करते हैं। बहुत ही फेमस इसका एग्जांपल दिया जाता है कि आई हैव गॉट न्यू व्हील्स। व्हील्स होते हैं किसी कार का पहिया। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि आई हैव बॉट न्यू व्हील्स, उसका मतलब ये नहीं कि मैं पहिया खरीद कर लाई हूं, मैं नई कार खरीद के लाई हूं। तो आप जब एक बड़े से होल पार्ट का सिर्फ एक होल, एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक पार्ट, एक जो उसका एक पार्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उसको उठाकर आप सेंटेंस बना देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनेडोची। व्हील्स वाला एग्जांपल आप लोग याद रखना और आपके मन में कोई एग्जांपल हो तो नीचे कमेंट कर देना। इसको हम लोग बोलते हैं सिनेडोची। तो क्वेश्चंस लगाने का यही आपका फायदा होता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के एक जगह सारे क्वेश्चंस मिल जाए जहां पे हम उनको प्रैक्टिस कर पाए विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय डिफरेंट मिसलेनियस क्वेश्चन, तो आप एक बार हमारी PYQ टेस्ट सीरीज को जरूर से ट्राई करिएगा। सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आराम से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, which statement among the following rightly defines an epithet? epithet भी आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जो एक एडजेक्टिव या एडजेक्टिवियल फ्रेज होता है यूज टू डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ सम पर्सन और थिंग। अक्सर आपने ये चीज देखी होगी कि हम लोग अलेक्जेंडर को सिर्फ अलेक्जेंडर नहीं बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। हम लोग के इंग्लिश लिटरेचर के ही अंदर जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ से उनकी बहन पहले आई थी मैरी वन, जिनको हम लोग ब्लडी मैरी कहते हैं। तो आप देख रहे हो अलेक्जेंडर द ग्रेट, हम लोग ने द ग्रेट मतलब कि उनकी कोई क्वालिटी और उनका कोई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं उनके एट्रीब्यूट उनके नाम के साथ। मैरी को हम लोग अब मैरी ना बोल के ब्लडी मैरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके प्रोटेस्टेंट्स का बहुत ही बुरी तरीके से कत्लेआम किया था, खून खराबा हो गया था, इसीलिए उनको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी शब्द के आगे जब आप उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता ऐड कर देते हो उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेट। आप शिकागो या बहुत सारी जो कंट्रीज या सिटीज होती हैं, शिकागो को कहा जाता है द विंडी सिटी, तो उसकी जो क्वालिटी है उसके नाम से वो जाना जाता है। ऐसे टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बोलते हैं एपिथेट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको।
अगला अगला जो क्वेश्चन है, अगेन अब देखो आपके 2024 में ही आपका एक फिगर ऑफ स्पीच या एक आपका ड्रामा का एक जो एलिमेंट है वो रिपीट हुआ है। कैटास्ट्रॉफ उस क्वेश्चन में भी हम लोग ने देखा, पहले क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। सो कैटास्ट्रॉफ आपको अभी तक पता है कि आपकी किसी ट्रेजेडी या स्टोरी में आने वाला एक ऐसा एक्शन होता है जिसकी वजह से आपका प्लॉट जो है वो फाइनल एक्शन में पहुंच जाता है या रिजॉल्व हो जाता है। तो इसको आपको फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। The final action that completes the unraveling of the plot in a play, especially a tragedy, कोई भी ट्रेजेडी चल रही है, कैटास्ट्रॉफ उस एलिमेंट को बोलेंगे जब आपका सपोज जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वो पहाड़ी से गिर गया। बाकी जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं आते थे। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग न्यू टर्म्स एंड यू कैन नॉट एवर बी, आपने पूरी लाइफ टाइम में आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ मैंने लिटरेचर के सारे टर्म्स पढ़ लिए या मुझे सारे टर्म्स आते हैं। आप पढ़ते रहते हो एंड यू कम टू नो ऑफ न्यू न्यू वर्ड्स। कोई भी आके ये बोलता है कि नहीं मुझे सारे टर्म्स आते हैं तो समझ जाना वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। सो ये तीनों टर्म्स मुझे भी नहीं आते थे, मैंने पढ़े। एपिटैसिस आपका एक ऐसा टर्म है जो प्ले में ही आता है कैटास्ट्रॉफ से पहले। देखो, द पार्ट ऑफ द प्ले दैट डेवलप्स द मेन एक्शन एंड लीड्स टू द कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ में तो आपका जो हीरो है वो पहाड़ी से गिर गया, लेकिन जो टेंशन वाला एलिमेंट है, जब पहाड़ी पे चढ़ा जा रहा है एंड कोई लड़ाई होने वाली है, तो वो जो टेंशन वाला आपका माहौल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एपिटैसिस, जिसके बाद जो हीरो है वो पहाड़ी से गिर गया, वो बन गया आपका कैटास्ट्रॉफ, ठीक है। प्रोटेसिस, द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ प्ले और अ नरेटिव पोएम। कोई भी आपका प्ले स्टार्ट हुआ है, कोई भी पोएम आप पढ़ रहे हो, तो जो उसका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको हम लोग प्रोटेसिस बोलते हैं। कैटास्टेसिस, the dramatic complication that immediately precedes the climax of the play। जब आपके प्ले का जो फाइनल टेंशन होता है, क्लाइमेक्स पर रीच करने वाला होता है, उससे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट हो रहा होता है या जो भी चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटास्टिस। कि घर में भैया बहुत बड़ा सच सामने आ गया, क्लाइमेक्स पर रीच कर गया, अभी हम लोग को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, कैटास्ट्रॉफ नहीं हुआ है अभी आपका, तो उससे पहले की जो आपकी टेंशन चल रही है उसको आप कैटास्टिस बोलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज न्यू टू मी। आई होप आपको भी नई चीजें सुनने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट, रिजिड मत हुआ करो कि नहीं मुझे तो ये पता ही होना चाहिए, एंड डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ कि भैया ये तो मुझे नहीं पता। आप सभी वर्ड्स को लर्न नहीं कर सकते हो इन्हीं टाइप के वीडियोस को यूज करके या फिर रिलेटेबल एग्जांपल्स को यूज करके। इनको आप अपने दिमाग में फिक्स किया करो, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग राइटली डिफाइंस इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव एक ऐसा टाइप ऑफ आपका डिवाइस होता है जिसको आपके बहुत सारे सटायरिस्ट यूज करते हैं। जब भी आप किसी और के ऊपर बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म करते हो, बहुत ही हार्श सटायर करते हो, जिसमें दूसरे की बिल्कुल जैसे यूट्यूब की भाषा में बोले तो आप जब दूसरे को बुरी तरीके से रोस्ट मार देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेक्टिव। तो ये डिनांसिएटरी, अब्यूसिव और विटुपरेटिव स्पीच और राइटिंग को हम लोग इन्वेक्टिव बोलते हैं। आई ब्रॉट एग्जांपल्स फॉर यू आल्सो कि आपको याद रहे। एन इन्वेक्टिव इज अ फॉर्म ऑफ स्पीच और राइटिंग दैट अटैक्स, क्रिटिसाइजेस और अब्यूजेस समवन और समथिंग इन अ हार्श एंड इंसल्टिंग मैनर। ये जो होता है वो बहुत डिसअप्रूवल जताता है अपना। जैसे आजकल यूट्यूबर्स कैसे एक दूसरे को रोस्ट करते हुए दिखाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में चले जाएंगे एंड उनको बहुत मतलब बुरा भला एकदम रोस्ट कर देते हैं। तो उस स्टाइल को हम लोग लिटरेचर में इन्वेक्टिव बोलते हैं। एंड ये यूज किया है आपके जोनाथन स्विफ्ट ने अ मॉडेस्ट प्रपोजल में। बहुत ही अमेजिंग ये आपका क्रिटिकल एसे है जहां पर ये आपके अमीर लोगों को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि भैया तुम लोग इतने एक्सप्लॉयटेटिव हो तो तुम लोग को गरीबों के बच्चों को एज मीट इस्तेमाल कर लेना चाहिए अपने खाने के लिए, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। सो दैट वाज अ रियली हार्श सटायर। उनसे भी भयंकर जो सटायर किया है एलेक्जेंडर पोप ने डंसियार्ड में, ये इतना ज्यादा पर्सनल चला गया था कि लोगों ने कमेंट किया है। आपके सैमुअल जॉनसन ने द डंसियार्ड के लिए कहा है कि इसका जो क्रिटिसिज्म है वो पर्सनल एनिमोसिटी को दिखाता है। जोनाथन स्विफ्ट ने अपने ही दोस्त के लिए बोला है कि ये इस टाइप का इन्होंने अपने जो इनके एनिमीज थे उनके ऊपर ऐसा इन्होंने सटायर किया कि उन्होंने कहा कि तुमने तो बिल्कुल जैसे कोई तुम एक जज हो एंड बिना सुने कि उस जो पर्सन आपका कन्विक्ट किया गया है कि उसकी गलती थी या नहीं थी, तुमने उसको फांसी की सजा सुना दी। तो ये आपके क्रिटिसिज्म में मैंने कवर किए हुए हैं, आप लोग जरूर से इसको पढ़िएगा। मॉडेस्ट प्रपोजल एंड डंसियार्ड वगैरह ये बहुत ही आपके इन्वेक्टिव के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका पॉइंट नंबर 7, एपिग्राम, एपिगॉन,
देन डाइजेसिस एंड एलिशन, ये क्या क्या है आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। एपिग्राम हम सब लोग को पता होगा, फ्रांसिस बेकन इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अलेक्जेंडर पोप बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस या एपिग्रामेटिक पोएट्री एंड विटी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। एपिग्राम आपका एक शॉर्ट सेंटेंस या फ्रेज हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा विटी होता है, छोटी सी ही बात में आपको बहुत बड़ा ज्ञान देकर चला जाता है। इसके लिए आपके फ्रांसिस बेकन भी बहुत फेमस है एंड अलेक्जेंडर पोप में तो आप कई सारे ऐसे कोटेशंस ढूंढ सकते हो जो आपके अलेक्जेंडर पोप ने एस एपिग्राम हम लोग को दे के रखे हैं। तो ये एक शॉर्ट लाइन भी हो सकती है, ये एक शॉर्ट पोइट्री भी हो सकती है, इसके लिए आप लोग ज्यादा रिजिड मत होइएगा। अ शॉर्ट पोएम विद अ विटी टर्न ऑफ थॉट और अ विटी कंडेंस्ड एक्सप्रेशन इन अ प्रोज। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ये कितना ही कॉन्ट्रडिक्टरी है अपने आप में। ऑस्कर वाइल्ड ने बोला है कि मैं सब कुछ रेजिस्ट कर सकता हूँ एक्सेप्ट योर टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन होती है ऐसी चीज है जो आपको उकसाती है, आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, तो ये एक एपिग्राम बोला है। एपिगॉन, एन इंफीरियर और डेरिवेटिव फॉलोअर ऑफ अ मोर डिस्टिंग्विश्ड राइटर। अमिताभ बच्चन जैसे बहुत ज्यादा फेमस है बॉलीवुड में, उनको कोई एक उनका जो उनकी आवाज निकाल लेता है, उनकी एक्टिंग कर लेता है, जो उनके जैसा थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो एक इंफीरियर आपका कोई आर्टिस्ट जो आपके बहुत ही महान आर्टिस्ट को कॉपी मारे, उनको इमिटेट करे, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं एपिगॉन। बहुत सारे लोग लिटरेचर में जेम्स मैकफर्सन को एपिगॉन मानते हैं होमर का, क्योंकि इनके कई सारे वर्क्स बिल्कुल आपके होमर के इमिटेशन पर लिखे गए थे। ठीक है। डाइजेसिस, ये टर्म यूज किया जाता है मॉडर्न नरेटोलॉजी में टू डेजिग्नेट द नरेटेड इवेंट्स एज अ लेवल डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द नरेशन। आप जब अपने नरेशन, जैसे कभी कभी आप ऐसी मूवीज देखने जाते हो जहां पे मूवी का जो नरेटर होता है वो कहीं पे भी मूवी का पार्ट नहीं होता है, वो एक अपना कोई एक नरेटर होता है, वो बस मूवी को एक थर्ड पर्सन के फॉर्मेट में दिखा रहा होता है, तो वहां पर डाइजेसिस का वर्ड यूज किया जाएगा। दिस वाज आल्सो अ न्यू थिंग फॉर मी, जो आपके मॉडर्न नरेटोलॉजी में यूज किया जाता है। एलिशन was something which I knew, हो सकता है काफी सारे बच्चों को पता भी हो, the slurring or suspension of a vowel sound or syllable। आप सबको पता है कि जो पोएट्स होते हैं अपनी पोएट्री की मीटर और राइम को बनाए रखने के लिए वर्ड्स को बहुत ही अलग तरीके से अपनी पोएट्री में लिखा करते हैं। तो कभी भी आप किसी भी पोएट की पोएट्री को अगर आप उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आधे वर्ड्स को छोड़ दिया, आधे वर्ड्स को काट दिया, उसको हम लोग बोलते हैं एलिजन। आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिलेगा, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इज अ वेस्ट ऑफ शेम। ठीक है, तो यहाँ पे द को पूरा ना लिख के इन्होंने आधा काट दिया है। तो जब आप किसी वॉवल साउंड को ओमिट कर देते हो, हटा देते हो अपने उस लाइन की मीटर को मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग एलिजन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आ रही होगी। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वेरी बोरिंग थिंग, क्योंकि टर्म्स किसको ही याद करना अच्छा लगता होगा, अ बिट फनी एंड अ बिट रिलेटेबल टू यू, ताकि आप लोग एटलीस्ट यहाँ से जितने वर्ड सीख कर जाओ वो आप लोग के दिमाग में काफी टाइम तक याद रहे। पॉइंट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 इज अरेंज द फॉलोइंग कैंपस नॉवेल्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। दिस इज द मोस्ट डिस्कस्टिंग क्वेश्चन आई मस्ट हैव सीन, कि आप कैंपस नॉवेल्स पूछो ना कि भाई कौन सी कैंपस नॉवेल्स हैं। कैंपस नॉवेल्स को पहले आइडेंटिफाई करो, फिर बैठ के आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर सोचो कि उसकी डेट क्या थी। सो टोनोलॉजी क्वेश्चंस तो सबसे बेकार होते हैं, ये रोट लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बट इट इज व्हाट इट इज। कैंपस नॉवल एक ऐसा जॉनरा होता है हमारे लिटरेचर के अंदर, जो नाम से आपको पता लग रहा होगा कहीं पे उसमें कैंपस इन्वॉल्व होता है। कैंपस कहाँ का? स्कूल का कैंपस, यूनिवर्सिटी का कैंपस, आपके किसी इंस्टीट्यूशन का कैंपस। तो उसको जब आप इन्वॉल्व करते हो और वहां पे स्टूडेंट लाइफ को दिखाया जाता है, आपकी कॉलेज लाइफ को, टीचर्स को दिखाया जाता है, इंटेलेक्चुअल लाइफ को एंड आपकी एकेडमिक्स की पॉलिटिक्स को। भाई टीचर्स वगैरह जो होंगे, जितने बीएड वगैरह किए होंगे या एक्चुअल में टीचर्स होंगे, उनको पता होगा कि कितनी स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स चलती है। तो उन चीजों को, उन सारी चीजों को दिखाना, हम लोग इन सभी को कैंपस नॉवल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्रोनोलॉजी है वो यहाँ पर मैंने अटैच कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा अगेन सिमिलर क्वेश्चन आता है, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग साईफाई भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग आज साईफाई मूवी देखने जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा जॉनरा है आपके लिटरेचर का जहां पर आप साइंस,
टेक्नोलॉजी, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड कॉस्मिक, एंड ये सारी चीजों को आप दिखाते हो, टाइम लूप दिखाते हो, टाइम लैप्स दिखाते हो, टाइम ट्रैवल दिखाते हो, उसको आप बोलते हैं साईफाई फिक्शन या फिर आपका साइंस फिक्शन। तो इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन से साइंस फिक्शन है। देखो, दिस इज एन इजी क्वेश्चन कि भाई साइंस फिक्शन हम सब लोग ने पढ़ रखी होती है। याद रखना कि आपके लिटरेचर के टर्म्स एंड डिवाइसेस में ही एक पूरा सेक्शन आता है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट आपके जो जॉनराज होते हैं उसको पढ़ते होगे। एपिस्टलरी क्या होता है, आपका पिकारेस्क्यू क्या होता है, गॉथिक क्या होता है, साइंस फिक्शन क्या होता है, कैंपस नॉवेल्स क्या होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगी सभी चीजें, ठीक है। इनके सभी की एक प्रॉपर लिस्ट बना के मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी एंड आपको प्रॉपर लिस्ट भी दूंगी कि देखो इसको तुम रट लो, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक या दो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको पता लगाना है एंड द आंसर इज, हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टाइम मशीन हमारे फेमस H.G. वेल्स की, देन वी हैव द ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डस हक्सली। तो ये आपका आंसर बन जाएगा कि ये हैं दोनों आपकी साईफाई फिक्शन, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट डज एन एपोनिमस कैरेक्टर मीन? एक एपोनिमस कैरेक्टर कौन होता है? एपोनिमस जो आपका कैरेक्टर होता है वो आपकी जो नॉवेल चल रही है, जो आपका प्ले चल रहा है, उसका मेन कैरेक्टर हो सकता है या ज्यादातर मेन कैरेक्टर ही होता है, एंड उसी के नाम पर उसकी कहानी या नॉवेल का नाम दिया जाता है। जैसे आपके जेन आयर, शार्लेट ब्रॉन्टे की जेन आयर है आपकी, ठीक है। देन आपकी शेक्सपियर का मैकबेथ है, हैमलेट है। जो भी मेन कैरेक्टर की कहानी चल रही है, यहाँ पे किसी साइड कैरेक्टर का नाम उठा के आपकी प्ले को नहीं दिया जाता है। जो मेन कैरेक्टर है, जिसकी कहानी है, उसका ही नाम उसके टाइटल को दे दिया जाता है। टाइटुलर जो कहानी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपोनिमस कैरेक्टर। इसके कई सारे एग्जांपल्स हमारे बॉलीवुड की मूवीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे पीकू आपकी एक मूवी है, देन MS धोनी आपकी एक मूवी है, जिनकी कहानी दिखाई जा रही है उनका ही नाम लिया जाता है उनके मूवी को या वर्क को, उसको हम लोग एपोनिमस कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये है आपका आंसर, एंड इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरे ये कोर्सेज भी बहुत अच्छे लगेंगे। सभी की फ्री डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आपको हमें इस नंबर पे मैसेज करना है, जो भी कोर्स आप फुल्ली कंज्यूम करना चाहते हो विद क्वेश्चन, एक एक एक्सप्लेनेशन आप उसका चाहते हो, तो आप जरूर से पेड कोर्सेज को चेकआउट करें। इन PYQ टेस्ट सीरीज को अवेल करना मत भूलना, क्योंकि ये आपको मदद करेंगे पूरी इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस को सिग्रीगेटेड फॉर्मेट में क्वेश्चंस आप लगा पाओगे, जो टारगेटेड स्टडी करने में आपकी हेल्प करेगा। मेरे इसी चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एटलीस्ट आप उन वीडियोस को तो पूरा देख लें। उसमें भाई कंजूसी आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक एक वीडियो को देखो। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको हर चीज की देखने को मिल जाएगी। लिटरेरी थ्योरी के अलग, क्रिटिकल टर्म्स की अलग, देन क्वेश्चंस की मैंने पूरी अलग बना के रखी है, तो वो आपकी हेल्प ही करेंगे। एट लास्ट आप मेरे इन दोनों चैनल्स पे अपनी प्रेजेंस बनाएं, आप आए, आप चैट करें बच्चों से। क्वेश्चंस के बच्चे बहुत एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एंड हेल्प ही होती है आपकी व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ माय प्लेटफॉर्म्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक मैं लेके आऊंगी, जिसके सारे क्वेश्चन सेग्रीगेट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या नए टॉपिक्स थे एंड क्या आपके नोन टॉपिक्स है। डू लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज वीडियोस, because I love to hear from you. When I read your comments, it just makes me so happy. So I will be waiting for your feedback. Up till then, I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.